जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। साल 1965, यही सितंबर का महीना, ठंड की आमद होने को है, लेकिन माहौल में तपिश थी। खबरें तब भी राजस्थान के उसी छोर से आ रही थी जहां से अब आ रही हैं। भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही थी, रेगिस्तान की रेत में बारूद की गंध मिल रही थी। तब पाकिस्तान की तरफ से दागे गए कुछ गोले जैसलमेर में तनोट माता के मंदिर परिसर में गिरे। अब इसे चमत्कार कहिए या फिर इत्तेफाक, मंदिर में गिरा एक भी गोला फटा नहीं। ये खबर जब लोगों के बीच पहुंची तो तनोट माता के प्रति लोगों की आस्था और बढ़ गई। 1997 में आई बॉर्डर फिल्म आपको याद होगी, उसमें भी इस वाकये का बयान है। कहते हैं कि तनोट माता के यहाँ मांगी गई मुरादें पूरी हो जाती हैं, इसलिए आम लोगों के साथ साथ नेता भी अक्सर जैसलमेर का चक्कर लगाते रहते हैं। भूत के सितंबर 1965 से अब वर्तमान के सितंबर 2022 में लौट आते हैं। तारीख 25 सितंबर यानी बीता हुआ कल, घड़ी में दोपहर के करीब 2:30 का समय। जैसलमेर से कुछ तस्वीरें आई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तनोट माता का आशीर्वाद ले रहे थे। पहली नजर में लोगों को लगा कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले माता के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन सियासत में जादूगर के नाम से मशहूर गहलोत के मन की बात तो कुछ और ही थी। जैसलमेर से तकरीबन 550 किलोमीटर दूर जयपुर में दिल्ली के मीडिया का जमावड़ा हो चुका था। वजह दो, अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की चर्चा, और दूसरा कारण ज्यादा दिलचस्प। सब ये जानना चाहते थे कि गहलोत के बाद राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि खबरें आ रही थीं कि आला कमान ने पर्यवेक्षकों को भेज दिया है और आज ही के दिन सब विधायक दलों की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक, विधायक बहुवचन, दल एकवचन, और उसके बाद नाम तय होगा। किन नामों की चर्चा थी? पहला नाम सचिन पायलट, जिन्हें दिल्ली बेस्ड टिप्पणीकारों ने आला कमान की पहली पसंद और लोकप्रिय बता दिया था, और दूसरे सीपी जोशी, मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष, जो खुद अशोक गहलोत की पहली पसंद बताए जा रहे थे। वैसे इस सूची में गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई और नाम भी हैं। खैर, दिल्ली से हाईकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा। जिम्मा दिया विधायकों से एक लाइन का प्रस्ताव पारित करवाएं, जिसमें लिखा होगा कि मुख्यमंत्री के चुनाव में कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस अध्यक्ष जो फैसला करेंगी वो सबको मान्य होगा। लेकिन मैन ऑफ द आवर गहलोत तो जैसलमेर में थे और वहां जाकर गहलोत ने दो काम किए। पहला ये कि दिल्ली के मीडिया से दूरी बनाई, और दूसरा एक संदेश देने की कोशिश की कि जयपुर में जो कुछ हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, जैसे वो इस खेल का हिस्सा ही ना हो। लेकिन 25 सितंबर की रात जयपुर में जो तमाशा हुआ उसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। तनोट माता मंदिर परिसर से दिए गए सीएम साहब के बयान के दो हिस्सों को सुनिए, खेल बारीकी से समझ आने लगेगा। मेरे लिए ये जो अफवाह चलाते हैं ना, इस देश में तो मीडिया किंग मेकर बन जाता है। अनफॉर्चुनेटली मीडिया को जमीनी हकीकत मालूम रहती नहीं है। दिल्ली की मीडिया को बिल्कुल नहीं रहती है। वो ऐसे अभियान चलाते हैं कि किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं वो लोग। सर, उसका क्या इलाज करें? जमीनी हकीकत से आप राजनीति करोगे या पत्रकारिता करोगे, मीडिया में अगर आप तथ्य के आधार पर बात करोगे, कुछ मेहनत भी करोगे। मेहनत तो करता नहीं है। जो बात आ गई है उसके आधार पर आप अपने घोषणा करते गए, वो खतरनाक है देश के लिए। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है। मीडिया का पूरा महत्व डेमोक्रेसी के अंदर है। उस महत्व को आज का मीडिया कमजोर कर रहा मेरी दृष्टि। देखिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ वो तो समय बताएगा। अभी तो मैं कह रहा हूँ मेरी इच्छा है मैं कहीं नहीं जाऊँ और रास्ते में अंदर रहूँ, मैं सेवा करने की, क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद पे रहूँ। मैंने कहा मैं अंतिम सांस तक राजस्थान प्रदेश की सेवा करूँ, चाहे मैं कहीं रहूँ, किस पद पे रहूँ या नहीं रहूँ, मेरे लिए मैं। दिल्ली का मीडिया पायलट फ्रेंडली बता दिया गया। गहलोत पहले भी बोल चुके हैं कि अंग्रेजी बोलने से कोई नेता नहीं हो जाता। अब कह दिया कि दिल्ली के मीडिया को जमीनी हकीकत नहीं पता। गहलोत की नाराजगी का कारण था बीते दिनों हुई मीडिया कवरेज, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि पायलट राजस्थान के सीएम बनने जा रहे हैं। गांधी परिवार ने तय कर लिया है, संकेत दे दिए गए हैं, और पायलट खेमे की तरफ से ये संकेत विधायकों तक भी पहुंचाए जा रहे हैं। उन विधायकों तक भी जो गहलोत खेमे में गिने जाते हैं, और उन मंत्रियों से भी संकेतों में कह दिया जा रहा है कि वफादारी बदलने का वक्त आ गया है। पर उस पर आएंगे। पहले तो आप ये जानिए कि जैसलमेर में गहलोत जो करीब 6 मिनट बोले, उसमें महत्वपूर्ण क्या था। सबसे महत्वपूर्ण थे वो 20 सेकंड जहां उन्होंने ये साफ कर दिया था
कि वो राजस्थान नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ेंगे। गहलोत ने जो कहा उसका परिणाम शाम होते होते जयपुर में नजर आने लगा। गहलोत फ्रेम से बाहर थे, कमान संभाल चुके थे ओल्ड गार्ड के एक और सिपह सालार 78 बरस के शांति धारीवाल। गहलोत सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। शहरी विकास, कानून, संसदीय कार्य जैसे भारी भरकम मंत्रालय उनके पास हैं। उनके घर पर गहलोत खेमे के विधायक एक के बाद एक इकट्ठा होने लगे। रात तक धारीवाल के यहां मजमा बढ़ा। बाहर कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे। अंदर से बाहर कोई आता तो उससे पहले एक बड़ी सी बस आकर खड़ी हो गई। लामबंदी पूरी हो चुकी थी। किसी ने कहा 80 विधायक हैं, किसी ने कहा 85 हैं और किसी का दावा कि 92 हो चुके हैं। घड़ी की सुई के साथ विधायकों की गिनती वाला मीटर बढ़ता जा रहा था। संडे की शाम चल रहा भारत ऑस्ट्रेलिया का फाइनल सरीखा मैच सियासत के इस रोमांच के आगे फीका पड़ने लगा था। फिर शाम के करीब 6 बजे अशोक गहलोत जैसलमेर से जयपुर आए। दिल्ली से भेजे गए ऑब्जर्वर खड़के और माकन विधायकों की मीटिंग के इंतजार में भ्रकुटियां ताने बैठे थे सीएम आवास पर। लगा कि गहलोत वापस आए हैं तो अब कुछ होगा, लेकिन गहलोत के साथ साए की तरह चल रहे राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरियावास ऑब्जर्वर्स के पास न जाकर शांति धारीवाल के घर पहुंच गए, जहां विधायकों को जमा कर ताकत दिखाई जा रही थी। असल संख्या का पता किसी को नहीं, लेकिन इतना तय है कि एक बस भर के विधायक विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंच गए। मुख्यमंत्री अपने आवास में, पीसीसी चीफ बागियों के बीच में। ऐसे में सीएलपी यानी कांग्रेस लेजिस्लेटिव कमेटी की बैठक बेमानी हो गई। कोई बाहर आता उससे पहले घर के अंदर से 2 वीडियो सामने आ गए। पहले में शांति धारीवाल का बयान, दूसरा 83 वर्ष के विधायक अमीन खान का। सुनिए। 10 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता था, उसको 10 लाख रुपए का जो है बीमा उसकी दवाइयां जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो खर्च सरकार कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का अगर फायदा किसी आदमी को मिल सकता है तो सिर्फ अशोक गहलोत को मिल सकता है। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर बना रहे। हम नहीं चाहते, हम इस बात को नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई बात हो। आप हर चीज की जो है आपने कई 2-2 पदे, आज ये बता दे कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पदे आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो। नहीं है कोई भी। कौन से 2 पद हैं? एक ही पद है। कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाएं तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। बात ये है, उसका हम तहे दिल से ईमानदारी से समर्थन करते हैं कि हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी की इज्जत बचाना। हाईकमान के हुक्म के हम ताबेदार हैं, उनके हम कतई खिलाफ नहीं है। हमारी स्टेट में काबिल आदमी एमपी के लायक भी बैठे थे, लेकिन बाहर से एमपी आए, हमने किसी एमएलए ने नाराजगी जाहिर नहीं की, दिल से वोट देके उनको दिल्ली भेज दिए। हम अभी भी उसी इरादे के लायक हैं, लेकिन एक पार्टी के साथ जो गद्दारी करते हैं और पैसों से जो खरीद जाते हैं, उनके नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अशोक गहलोत एक सादगी पसंद, ईमानदार और पार्टी का पक्का सिपाही है, जिसने 50 साल राजस्थान में कांग्रेस की सेवा की और देश में भी रहे। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में राजस्थान के सीएम का कोई फैसला लिया जाए, पहले एक लाइन के कोई प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं करेंगे। एक लाइन का कोई प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं करेंगे। शांति धारीवाल और अमीन खान की इस बात ने गहलोत के पक्ष में बगावत के संकेत दे दिए। रात में राजस्थान में मची हलचल के बीच सबसे बड़ी खबर यही निकली कि सीएम गहलोत ने अध्यक्ष बनने से पहले ही गांधी परिवार के फैसले को चुनौती दे डाली। विधायकों को इकट्ठा कर इस्तीफे का खेल दरअसल प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा था। मकसद सिर्फ एक, सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने देना।
कुछ देर बाद खबर पुख्ता हो गई। गहलोत खेमे के विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया स्पीकर को एक शर्त के साथ कि यह अनिश्चितकालीन है, मतलब वापस भी लिया जा सकता है। इस्तीफा स्वीकार करना स्पीकर के अधिकार में है। स्पीकर सीपी जोशी हैं, फिलहाल गहलोत खेमे में हैं और उनके उत्तराधिकारी भी बताए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। सीपी जोशी के घर पहुंचे कई विधायक ये कहते भी नजर आए, उनके नेता अशोक गहलोत हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की थी, उनको हम सीएम नहीं बनने देंगे। इशारा सचिन पायलट की बगावत की तरफ था। फिर रात को ही गहलोत खेमे के कुछ प्रतिनिधि माकन और खड़गे से मिले, अपनी तरफ से 3 शर्तें रखी। एक, 17 अक्टूबर यानी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक राजस्थान के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, जो होगा वो चुनाव के बाद होगा। दूसरी शर्त ये कि विधायकों से पर्यवेक्षक 1 to 1 नहीं मिलेंगे, मीटिंग ग्रुप्स में ही होगी। और तीसरी शर्त ये कि मुख्यमंत्री उन 102 विधायकों में से ही किसी एक को बनाया जाए जो जुलाई 2020 की बगावत के वक्त गहलोत सरकार के साथ थे। इन शर्तों के बाद दिल्ली के दोनों दूत बैरंग वापस लौट आए। अशोक गहलोत से मुलाकात भी नहीं हुई, जिसके बाद अजय माकन और खड़गे दोनों ने अनुशासनहीनता की बात कही। हालांकि खबरें ये भी आई कि जब गहलोत मिलने पहुंचे तो अजय माकन निकल चुके थे और खड़गे से बात मुलाकात हुई। दोनों तरह की बातें। शाम को इन्हें देनी थी आला कमान को रिपोर्ट, सोनिया गांधी को रिपोर्ट। मौखिक रिपोर्ट दे दी गई, अब लिखित रिपोर्ट दी जानी है। सुनिए इस मीटिंग में क्या हुआ। कांग्रेस अध्यक्षा को हमने बहुत विस्तार से सारी की सारी बातों को बताया था। आज सुबह जयपुर के अंदर मैंने 2-3 बातों को बताया था, जिसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग कल शाम को 7 बजे की रखी गई थी, ये मुख्यमंत्री जी के कहने के ऊपर, उनकी सहमति से, उनके कहने के ऊपर समय और स्थान दोनों के दोनों तय किए गए थे। और कांग्रेस अध्यक्षा का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि वहां पर हर विधायक से एक एक करके अलग अलग सबकी राय जान करके वापस रिपोर्ट उनको देनी है। और कांग्रेस अध्यक्षा को एक एक करके जब सारी रिपोर्ट सब विधायकों से बात करके देनी थी, तो फैसला वहां पे नहीं, फैसला यहां पर वापस आकर कांग्रेस अध्यक्षा को हम रिपोर्ट देते और कांग्रेस अध्यक्षा सबसे बात करके उसके बाद में फैसला होता। तो ये स्पष्ट हम लोगों ने कल से सब लोगों को कह रहे थे, अभी दोबारा से कहना चाहते हैं। हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पे हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मतलब साफ है कि दिल्ली आलाकमान अशोक गहलोत के रवैये से खफा है। अशोक गहलोत 1971 से कांग्रेस में हैं। जादू का खेल दिखाते दिखाते सत्ता की जादूगरी का लंबा इतिहास बनाया। 3 दफे के मुख्यमंत्री, 2 दफा केंद्र में मंत्री। इन सारे सियासी तमगों के साथ उनके हिस्से एक लेवल भी चस्पा रहा है गांधी परिवार के विश्वास पात्र होने का। गांधी परिवार के सबसे वफादार सिपाही के तौर पर गहलोत की गिनती की जाती रही है, लेकिन जब बड़ी जिम्मेदारी हिस्से आने वाली थी तो उन्होंने ताकत भी दिखाई। अब सवाल है कि अगर सचिन पायलट ने बगावत की थी तो गहलोत जो कर रहे हैं वो बगावत है या नहीं। सचिन पायलट ने गांधी परिवार के रडार से दूर जाकर जब मानेसर में डेरा डाला तो गहलोत खेमे ने गद्दार कह दिया। अब गहलोत खेमे को क्या पायलट खेमा कहेगा? फिलहाल तो सचिन पायलट ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि लड़ाई अब गहलोत वर्सेस पायलट से ऊपर गहलोत वर्सेस आला कमान की हो चुकी है। उनके पास नंबर हैं, लेकिन कुछ अब भी हैं जो गांधी परिवार में आस्था जता रहे हैं। सुनिए गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने क्या कहा। 100% उसकी अवहेलना हुई है, अनुशासनहीनता हुई है, घोर अनुशासनहीनता हुई है। और इसके अंदर 2-4 लोगों ने विधायकों को जिस तरीके से भ्रमित करके, मिसगाइड करके
और एक प्रकार से बंदी बना के उन्होंने जो नोटंकी की है, ये कहीं से ठीक नहीं है। 1-to-1 करने से 1-to-1 जब करना चाह रहे हैं विधायकों के साथ, माकन जी, खड़गे साहब, आलाकमान के हमारे पर्यवेक्षकों को कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों डर रहे हैं? गुढ़ा कह रहे हैं कि विधायकों को भ्रमित किया गया। एक चैनल की डिबेट में तो गुढ़ा यहाँ तक कह गए कि 80 साल के धारीवाल के दिमाग का अलाइनमेंट हिल गया है। एक आध विधायक ये भी कहते नजर आए कि उन्हें पता नहीं था कि सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए गए हैं। लेकिन यहाँ एक आध की संख्या क्या मायने रखती है? कांग्रेस के पास कुल 102 विधायक हैं। निर्दलियों समेत गहलोत के खेमे में 90 से ज्यादा विधायक होने का दावा है। पायलट खेमा 30 की संख्या को पार कर पाने में अब भी असमर्थ है, या कह लीजिए पायलट बाकी विधायकों का भरोसा नहीं जीत पाए। 13 विधायक निर्दलीय हैं जिन्होंने हर संकट की घड़ी में गहलोत का साथ दिया। बीएसपी के 6 विधायकों को गहलोत ने पार्टी में शामिल कराया था। 2 विधायक बीटीपी के और 2 सीपीएम के, जो हमेशा सत्ता के साथ रहे। पायलट और गहलोत के बीच की लड़ाई क्या है, हम इसके विस्तार में नहीं जाएंगे। दोनों का आपसी विवाद तो 2018 के टिकट बंटवारे से लेकर सरकार बनने के पहले दिन से है। जुलाई 2020 में पायलट खेमे ने जो किया वो अब भी सर्वविदित है। अब आते हैं कांग्रेस आलाकमान के फैसले और टाइमिंग पर। एक ही वक्त में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए दक्षिण के हिस्सों को साधने के लिए निकले। ठीक उसी दौरान ग्रामीण ओलंपिक के जरिए अशोक गहलोत अनौपचारिक तौर पर अगले साल होने वाले विधानसभा के प्रचार में लगे हुए थे। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या ये कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उपयुक्त समय था? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस आलाकमान को नहीं पता था कि पायलट के नाम पर गहलोत खेमा बगावत कर देगा? तीसरा, क्या इस घटनाक्रम ने पंजाब जैसे हश्र की कहानी नहीं लिख दी? और सबसे अहम, क्या कांग्रेस आलाकमान के पास वो ताकत नहीं रही जो कभी हुआ करती थी? सवाल और भी हैं। सवाल ये कि जब कांग्रेस आलाकमान के संकेत पर अशोक गहलोत जयपुर से दिल्ली मूव होने को राजी हो गए और जब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चयन में विधायकों की इच्छा का ख्याल रखा जाए और आलाकमान में जो सबसे शीर्ष पर हैं उन्होंने कहा यस वील टेक केयर ऑफ इट, तो उसका कुछ क्यों नहीं हुआ? संकेत ये भी हैं कि जब अशोक गहलोत ने आलाकमान में किसी के संकेत के बाद ये कह दिया कि मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं और उसके लिए 1, 2, 3 जितने पद, जितनी जिम्मेदारी कही जाएंगी संभालने को तैयार हूं, तो किसके कहने पर? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और इस समय सिर्फ सांसद राहुल गांधी ने उदयपुर चिंतन शिविर का हवाला देते हुए बाकायदा बयान दिया। सवाल यह भी है कि अब जो अजय माकन कह रहे हैं कि हम तो हर विधायक से राय लेने को तैयार थे, उन्होंने पहुंचते ही ये बात स्पष्ट क्यों नहीं की? सारा जोर इस पर क्यों था कि सीएलपी में विधायक आएं और एक लाइन का प्रस्ताव सौंप दें? और जब विधायकों के बीच नाराजगी के स्वर पहुंचे तब कहा जाने लगा कि नहीं, सबसे चर्चा होगी। और जिस चर्चा के लिए जिस आलाकमान के कहने पर गए थे उसी में सारी कहानी है। आलाकमान कौन होता है? वो जिसमें सर्व सत्ताएं निहित हो, वो जिसके पास नंबर की ताकत हो, शक्ति हो, रिवॉर्ड देने की शक्ति और पनिश करने की शक्ति। कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में यह शब्द गांधी परिवार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान की घटना से साफ हो गया है कि ना तो गांधी परिवार के पास वो ताकत रही, ना ही उनके पास उनके पक्ष में नंबर है। और एक वो दौर था जब 1980 में ठीक इसी सवाल का जवाब खोजा जा रहा था। दिल्ली में विधायकों की बैठक हुई। किसी ने कहा रामकिशोर व्यास, कोई चाहता था पूर्व मुख्यमंत्री हरदेव जोशी को वापस लाया जाए। कुछ नाम पुराने चावल मोहनलाल सुखाड़िया के खेमे से भी थे। लेकिन इन फुसफुसाहटों के बीच संजय गांधी ने एक वाक्य कहा, जगन्नाथ पहाड़िया का प्रस्ताव लाइए, और बैठक खत्म हो गई। पहाड़िया, जिनकी दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी, तब के कांग्रेस आलाकमान यानी संजय गांधी के कहने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री तय हो गए। प्रदेश को पहला दलित मुख्यमंत्री मिल गया। आज के आलाकमान के कहने पर एक लाइन के फैसले पर हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे। फर्क यही है कि तब कांग्रेस के पास विधानसभा से लेकर संसद तक ताकत थी, चुनाव जितवाने की ताकत थी, संसाधनों की ताकत थी, संस्थाओं की ताकत थी। लेकिन आज वो ताकत नदारद है। जो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद भी चुनाव जीत पाते हैं या नहीं, इसको लेकर शंकाएं उठती हैं। वो क्या फुल टाइम राजनीति करते हैं, इसको लेकर पार्टी छोड़ चुके लोग लगातार सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि ये नैतिकता की लड़ाई है या जनादेश हासिल करने की लड़ाई है, और इस लड़ाई में 24 घंटे शामिल क्यों नहीं रहा जाता, क्यों नहीं उपलब्ध रहा जाता। राहुल गांधी पर सवाल है कि पार्टी संकट में चल रही है और वो बिना किसी शिकन के भारत जोड़ो यात्रा में चले जा रहे हैं। इसी यात्रा के दौरान गोवा में विधायक छिटक जाते हैं।
गुलाम नबी आज़ाद सरीखे नेता अपनी पार्टी बना लेते हैं और इसी दौरान राजस्थान की रेत हाथ से फिसलती नजर आती है। विपक्षी कह रहे हैं भारत तो बाद में जोड़ें, पहले पार्टी को तो जोड़ लें। सुनिए। ये दो खेमों में बटी हुई सरकार है और कल तो स्पष्ट नजारा सामने नजर आया। ऐसा लगता है जैसे बाड़ेबंदी की सरकार 4 सालों से हम देख रहे हैं। राजस्थान की दुर्दशा कर दी इन्होंने, इस सरकार ने। ऐसी अनस्टेबल गवर्नमेंट कांग्रेस ने दी है और उसके कारण राजस्थान में डेवलपमेंट रुका, गवर्नेंस गायब हुई। गवर्नेंस नाम की तो चीज ही नजर नहीं आ रहा। अब तो मुझे लगता नहीं सरकार है या नहीं। कांग्रेस का जो ये डामाडोल हो रहा है, कांग्रेस का पूरा जो मामला है। कांग्रेस में मची हलचल का आनंद बीजेपी दूर से ले रही है और बीजेपी में भी मुख्यमंत्री पद का अरमान लिए कई बैठे हैं। कांग्रेस के ऊपर जब संकट है तो उस पर विस्तार से बात होगी ही। संकट ये कि अगर गहलोत ने कुर्सी नहीं छोड़ी तो गांधी परिवार का इकबाल कहां तक बचा रह पाएगा। पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो क्या फिर से बागी होंगे या पार्टी में बने रहेंगे। सवाल ये भी है कि अशोक गहलोत के शक्ति प्रदर्शन के बाद क्या गांधी परिवार उन्हें अब भी अध्यक्ष बनाना चाहेगा। और सवाल ये भी कि क्या अशोक गहलोत कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे, क्योंकि वो तो बार बार कह रहे थे मैं तो राजस्थान की सेवा के लिए बना हूँ। दिल्ली के जानकार कह रहे हैं कि गहलोत की दावेदारी कमज़ोर हो गई है। जयपुर के जानकार कह रहे हैं कि गहलोत चाहते भी यही थे कि उनकी दावेदारी अपने आप खत्म हो जाए। इन सब के बीच शाम को एक और ओल्ड गार्ड, एक और पुराने नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे। 30 तारीख से अध्यक्ष का नामांकन 30 तारीख तक होना है। 8 अक्टूबर नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है और अगर तब तक कम से कम 2 प्रत्याशी मैदान में होते हैं तो फिर चुनाव होगा और नतीजे आएंगे। 17-19 अक्टूबर तक सब मामला साफ हो जाएगा कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। पर फिलवक्त हमारी और आपकी नज़र तो राजस्थान पर है, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड जनता की आकांक्षाओं के नाम पर लड़ रहे हैं और लोग दम साधे इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कौन सी बस निकलेगी, कौन सा रिजॉर्ट बुक होगा, कौन सा ऑब्जर्वर क्या बयान देगा और कौन पहले पलक झपकाएगा, दिल्ली या जयपुर। यह थी हमारी आज की बड़ी खबर। अब गौर करते हैं दिन की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी जुड़ी है रुपए से। जी आपने ठीक गेस किया, आज रुपए ने एक बार फिर गिरकर इतिहास रच दिया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार $1 का भाव 81 रुपए 66 पैसे तक पहुंच गया। ऐसा क्यों हो रहा है? लल्लन टॉप ने आपको 22 और 23 सितंबर को भी विस्तार से बताया था, क्योंकि तब भी रुपए में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई थी। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका में महंगाई काबू करने के लिए वहां का फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा रहा है। सो दुनिया भर में डॉलर खरीदने की होड़ मची हुई है, क्योंकि लगभग पूरा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार डॉलर में ही होता है। इस होड़ के चलते डॉलर की कीमत दुनिया की लगभग सभी मुद्राओं के मुकाबले बढ़ रही है। लेकिन सब कमज़ोर तो रुपया कमज़ोर वाले तर्क में एक काम की बात छिप जाती है। इस बात का बड़ा प्रचार किया जाता है कि रुपया गिरने में कोई समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय निर्माताओं को इससे फ़ायदा होता है, और इसके लिए उदाहरण दिया जाता है चीन और जापान जैसे देशों का। लेकिन मुद्रा कमज़ोर होने का असर भारत पर बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि भारत एक नेट इंपोर्टर है, यानी हम जितना निर्यात नहीं करते उससे कहीं ज़्यादा आयात करते हैं। इतना ही नहीं, कोविड रिकवरी के तमाम दावों के बावजूद हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। माने निर्यात और आयात के बीच की खाई बड़ी होती जा रही है। इसलिए रुपए के कमज़ोर होने से नुकसान ही ज़्यादा है। भारत को कच्चे तेल जैसी चीज़ों के लिए पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यानी भारत में महंगाई और बढ़ सकती है। इसी महीने के आखिर में भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक करने वाला है। खुदरा महंगाई 9 महीनों से 6% के पार चल रही है, जबकि आरबीआई का काम है इसे 4% के आसपास रखना। इसलिए जानकार ये तय मानकर चल रहे हैं कि बैंक इस बैठक के बाद भी रेपो और रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगा। रेपो रेट यानी वो दर जिस पर आपके बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं, और रिवर्स रेपो रेट वो दर जिस पर आरबीआई आपके बैंकों से, बैंक जो पैसा जमा करते हैं उस पर ब्याज देता है। मई 2022 से लेकर अब तक आरबीआई रेपो रेट को 1.40% बढ़ा चुका है। अब अगर इसमें और बढ़ोतरी होगी तो आपके घर या कार की किश्त कुछ और महंगी हो सकती है। यहाँ पर आप सबको ध्यान आते होंगे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बयान जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए दिया करते थे। डॉलर की और रुपए की
प्रतिष्ठा की तुलना किया करते थे और उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस पर निशाना साधा करते थे। तो वही काम अब कांग्रेस करती है और नरेंद्र मोदी से यह सवाल भी लगातार पूछती है कि डॉलर पर, रुपए पर अब चुप्पी क्यों। वैसे मनमोहन सिंह से याद आया, देश के 10 बरस तक प्रधानमंत्री रहे अब पूर्व, और देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत करने वाले वित्त मंत्री के तौर पर और उससे भी पहले आरबीआई के गवर्नर समेत कई पदों को संभालने वाले मनमोहन सिंह का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम गणमान्य नागरिकों ने उनको बधाई दी है। अगली सुर्खी का संबंध है डीएपी से। खेती वाला डीएपी नहीं, राजनीति वाला। ठीक 1 महीने पहले एक बेहद तीखे खत के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी नाम से अपना अलग दल लॉन्च कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नई पार्टी का झंडा भी लहराया और ऐलान किया कि पार्टी कम से कम 50% टिकट महिलाओं और नौजवानों को देगी। दर्शक जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन लगभग पूरा हो गया है। प्रबल संभावना है कि जैसे ही औपचारिकताएं पूरी होंगी, विधानसभा के चुनाव करवा लिए जाएंगे। ऐसे में आजाद को जल्द से जल्द अपनी पार्टी को पंजीकृत करवाना होगा और संगठन का काम देखना होगा। इसीलिए आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि वो अब दिल्ली में कम और जम्मू कश्मीर में ज्यादा रहेंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। ऐसे में पत्रकारों ने इस पर आजाद से भी सवाल किया। उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। मैं एक ही चीज को मैंने बताया कि मैं ऐसे जो इश्यूज होते हैं मैं उनको इलेक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल करता। इलेक्शन के लिए हमारे सड़क बनाने का, नौकरी देने का, बेकारी हटाने का, महंगाई, ये इश्यूज करता हूं। मैं किसी को रोकता नहीं हूं इलेक्शन में क्या मुद्दे बनाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं मुद्दा क्यों बनाऊं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई की 10 तारीख के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, उसका स्वागत। और मैंने ये भी नहीं कहा था कि कभी हो नहीं सकता। मैंने ये बताया हो सकता है, लेकिन मोदी जी से मैं तो नहीं मनवा सकता हूं कि तुम वापस लो। यही तो हो सकता है ना। किसी की अगर ताकत है मोदी जी को मनवाने की, अमित शाह जी को मनवाने की, करा ले, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, वेलकम। लेकिन मैं नहीं, मेरे पास उतनी उनका इन्फ्लुएंस नहीं है कि मैं उनको इन्फ्लुएंस कराऊं। मैं पार्लियामेंट में अपने तमाम पार्टीज के साथ इन्फ्लुएंस नहीं करवा पाए, तो अब मैं अकेला यहां से क्या इन्फ्लुएंस करूं। आजाद ने कहा कि हम मोदी साहब को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। लोगों को वो दृश्य याद आ गया जब राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की विदाई का वक्त था और बोलते हुए प्रधानमंत्री का गला रूंध गया था। तीसरी सुर्खी जुड़ी है एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से, जिन्हें आज दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई। सुकेश चंद्रशेखर नाम के एक ठग ने फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी से 200 करोड़ की ठगी की थी। इतनी बड़ी रकम का मामला था तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जांच अपने हाथ में ली और सुकेश से होते हुए ईडी जैकलिन तक पहुंची, जिन पर सुकेश से महंगे तोहफे लेने का आरोप है। इस मामले में जैकलिन के अलावा नोरा फतेही से भी दिल्ली में लंबी पूछताछ हो चुकी है। ईडी का कहना है कि जैकलिन ने तोहफे लेने की बात कबूली है। दूसरी तरफ जैकलिन ने अपने बचाव में दावा किया कि उन्हें सुकेश की सच्चाई मालूम नहीं थी और वो भी ठगी का शिकार हुई है। सच्चाई जो भी हो, ईडी ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जैकलिन को आरोपी माना और इसका संज्ञान न्यायालय ने लिया। इसीलिए उनके लिए बेल लेना जरूरी हो गया था, जो आज उन्हें मिल गई। 50,000 रुपए के निजी बॉन्ड पर बेल दी गई। मामले की अगली सुनवाई होगी 22 अक्टूबर को। पर सबको बेल नहीं मिली, क्योंकि अगली सुर्खी भी इसी से जुड़ी है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में उन्हें आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरोप लगाया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के 32 कर्मचारियों को मार्च 2019 से मार्च 2021 के बीच अवैध तरीके से 3 करोड़ 20 लाख रुपए दिए। 16 सितंबर को एसीबी ने अमानतुल्लाह से जुड़ी 4 जगहों पर छापा मारा था। एसीबी के मुताबिक इस दौरान 24 लाख कैश के साथ गैर लाइसेंसी हथियार भी मिले, जिसके बाद खान को गिरफ्तार किया गया। खान 5 दिन पुलिस कस्टडी में बिता चुके हैं और अब 2 हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहेंगे। उनकी बेल याचिका भी लंबित है, जिसे अदालत 27 सितंबर को सुनने वाली है। आखिरी सुर्खी का संबंध है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड से। आज आरोपियों की रिमांड समाप्त हो गई। रिमांड के दौरान मामले में कहानी हर दिन बदलती रही। ये कहानी आज जहां पहुंची है, हम इंडिया टुडे संवाददाता मंजीत सहगल के हवाले से आपको बता रहे हैं। पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश से संजीव सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो सेना में पदस्थ है। संजीव और आरोपी छात्र की पहचान सोशल मीडिया पर हुई, जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगे। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि छात्रा ने संजीव को कोई वीडियो भेजे थे या नहीं। दरअसल अब ये बात सामने आई है कि जब हॉस्टल मैनेजर
आरोपी छात्रा से पूछताछ कर रही थी। उस दौरान जिस शख्स के मैसेज लगातार आ रहे थे वो वास्तव में संजीव सिंह था और छात्रा ने संजीव से ही कहा था कि तस्वीरें और वीडियो मांगकर तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। इसी चैट की तफ्तीश के बाद पुलिस सूत्रों ने दावा किया था कि छात्रा ब्लैकमेल की शिकार हो रही थी। उसे धमकी मिली थी कि वो अगर अपने और दूसरी लड़कियों की वीडियो नहीं बनाएगी तो उसकी प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो लीक कर दिए जाएंगे। आरोपी छात्रा ने संजीव का नंबर सेव करते हुए तस्वीर रंकज वर्मा की लगाई थी। रंकज ने यही कहते हुए बेल याचिका भी लगाई है कि वो आरोपियों को नहीं जानता और उसे बस तस्वीर के चलते पकड़ा गया है। पुलिस फिलहाल छात्रा और दूसरे आरोपियों से बरामद फोन और लैपटॉप आदि की फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। इसके आने पर ही साफ हो पाएगा कि क्या किसी दूसरी छात्रा का वीडियो बनाया गया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी ये भी साफ हो जाएगा कि सनी मेहता, रंकज वर्मा और संजीव सिंह की भूमिका क्या थी और कितनी थी। हमने आखिरी सुर्खी कहा था, पर एक खबर और सुनते जाइए बोनस में, जैसे चाय के पैकेट के साथ मग फ्री में मिलता है। यह खबर भारत सरकार की उस कार्रवाई से जुड़ी है जिसमें 10 यूट्यूब चैनलों के 45 वीडियो भारत में ब्लॉक करवाए गए हैं। वजह क्या थी, सुनिए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध भी लगाया है, उनको सस्पेंड भी करवाया है, क्योंकि लगातार देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, भय और भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा था और जो मित्र देश हैं उनके साथ भी संबंध खराब हों, इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा था। ये पहली बार नहीं जब 10 चैनल बंद किए जा रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी 102 यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनको बंद किया। सरकार नियमित रूप से यह कार्रवाई करती है, लेकिन इस बार वाली कार्रवाई इसलिए भी चर्चा में आई क्योंकि 2 चर्चित ब्लॉगर्स के वीडियो भी ब्लॉक किए गए, गेट सेट फ्लाई फैक्ट के गौरव और ध्रुव राठी। सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि वीडियो ब्लॉक करने का आदेश 23 सितंबर को ही जारी कर दिया गया था और कुछ वीडियोस में भारत का नक्शा ठीक से इस्तेमाल नहीं था, इसकी आपत्ति थी। मिसाल के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिस्सों को भारत से बाहर दिखाना। ये था आज का लल्लन टॉप शो। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।